लाल सलाम। लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले इस जन आंदोलन में शामिल सभी साथियों को लाल सलाम। आप देख रहे हैं कि एक लंबे समय से हमने हमारे संकटों और खासतौर पर फांसीवाद के गहराते संकट को लेकर कई कई दृष्टिकोण से बात की है। फांसीवाद के कहर से भारत ही नहीं, सारी दुनिया में त्राही त्राही है, हिंसा है, आतंक है, जुल्म, अत्याचार, भय है। हमने देखा कि फलस्तीन की जनता को किस तरह से जुल्म का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उनके प्रतिरोध का भी अपना महत्व है। उनकी जिंदा दिली, जिजीविषा को भी हम लोग सैल्यूट करते हैं। पिछले दिनों हमारे साथी कॉमरेड विनीत तिवारी जी खुद वहां पे गए और वहां पे उन्होंने अपनी आंखों से फिलिस्तीन की जनता का जो दर्द है, उन पे हो रहे जुल्म है और जनता इसका जिस बहादुरी से प्रतिरोध कर रही है, उसको विनीत तिवारी जी ने अपनी आंख से देखा। आप सब जानते हैं कि विनीत तिवारी जी हमारे समय के सुविख्यात लेखक, चिंतक, मार्क्सवादी चिंतक, प्रगतिशील लेखक संघ के राष्ट्रीय सेक्रेटरी, भारतीय जननाट्य संघ, एक शांति एवं एकता संगठन के वरिष्ठतम साथी हैं और कई कई मौकों पर सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, विस्थापन की त्रासदी, इन मुद्दों पर उन्होंने एक योद्धा की तरह काम किया है और कई बार अभिव्यक्ति के खतरे उठाते हुए जीवन में प्रतिकूल स्थितियों का भी सामना किया है। तो कॉमरेड, ये एक बहुत बड़ा संकट आपने जीवन पे लिया। आप फिलिस्तीन गए, वहां क्या हुआ? हम चाहेंगे सबसे पहले तो हम आपको लाल सलाम कहते हैं और फिर आपसे लाल सलाम। विस्तार से आग्रह करते हैं कि आप फिलिस्तीन की यात्रा के बारे में हमें विस्तार से बताइए। और सबसे पहले तो कि इस यात्रा का मकसद क्या था, आप वहाँ क्यों गए और वो वहाँ क्या जाके हासिल आपने किया और वहाँ की यात्रा का महत्व क्या है? मैं चाहूंगा इस बारे में विस्तार से आपका स्वागत है कॉमरेड विनीत तिवारी जी। जी नमस्कार शैलेंद्र शैली जी और सभी लाउड इंडिया टीवी के दर्शकों को, लाल सलाम इस श्रृंखला के दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी। और जैसा आपने कहा कि सबसे पहले मैं इस यात्रा के मकसद की बात करूं तो जाहिर है कि इस वक्त में जो फ़लस्तीन जाएगा उसका मकसद पर्यटन तो नहीं ही हो सकता है। तो इसका मकसद था मुख्य रूप से फ़लस्तीन के हालात को जानना और फ़लस्तीनियों के दुख दर्द को जानना और उनके संघर्ष के प्रति अपनी एकजुटता दर्शाना जिस भी तरह से संभव हो सके। हम लोग यहाँ पर, आप लोग भी, हम लोग भी यहाँ रहते हुए भी कुछ ना कुछ करते हैं और फ़लस्तीनियों के संघर्ष के साथ अपनी एकजुटता दर्शाते हैं। लेकिन ये एक मौका था, वहाँ एक मीटिंग होने वाली थी। मैं उसके विस्तृत ब्यौरे आपके साथ सार्वजनिक रूप से साझा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जाहिर है कि अभी फ़लस्तीन का मामला बहुत ज़्यादा विजिलेंस के अंतर्गत है। तो उस मीटिंग की मुझे खबर हुई और मैं यहाँ हिंदुस्तान और फ़लस्तीन के एकजुटता नेटवर्क, इंडिया पैलेस्टाइन सॉलिडेरिटी नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो उसके एक प्रतिनिधि के तौर पर मुझे जाने का अवसर मिला और मैं वहाँ पर उस मीटिंग में जाकर के शामिल हुआ। और मैं फ़लस्तीन में, देखिए, तीन तरह से आप देख सकते हैं कि फ़लस्तीन एक फ़लस्तीन है जिसे हम पूरा फ़लस्तीन, जो फ़लस्तीन के लोग हैं वो मानते हैं कि जो 1917 के, 1948 के, 1967 के पहले था, वो सारा ही फ़लस्तीन है जिसमें इजरायलियों ने आकर के घुसपैठ कर ली। और एक फ़लस्तीन वो है जो यूनाइटेड नेशंस ने जब 1948 में बंटवारा किया पुराने फ़लस्तीन का, और उसका एक हिस्सा इजराइल को दे दिया और एक हिस्सा फ़लस्तीन को दे दिया। एक फ़लस्तीन वो है, और एक फ़लस्तीन वो है जिसे हम एक्चुअल रियल फ़लस्तीन जिसे हम कह सकते हैं कि ज़मीन पर
कितनी कम जगहों पर फ़लस्तीन बचा है, क्योंकि अधिकांश ज़मीनें जो फ़लस्तीन की थीं यूनाइटेड नेशंस के बंटवारे के बाद भी उन जगहों पर इज़राइल ने अपना अवैध कब्ज़ा कर रखा है। तो मैं फ़लस्तीन के, आप जानते हैं कि एक जो सबसे सुर्खियों में इन दिनों इलाका है, वो गाज़ा है, क्योंकि वहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं पिछले 2023 से 2 बरस से ज़्यादा वक़्त हो गया। 7 अक्टूबर 2023 से वहाँ पर युद्ध शुरू हो गया था और 7 अक्टूबर वो तारीख थी जब हमास ने इज़राइल के अत्याचारों के खिलाफ इज़राइल पर हमला किया था और उसके बाद जो जवाबी कार्रवाई इज़राइल की तरफ से हुई, उस वक़्त से लेकर अब तक इज़राइल के हमलों में, इज़राइल द्वारा, इसको युद्ध भी नहीं कहा जा सकता, इज़राइल द्वारा किए जा रहे नरसंहार में हम लोग जानते हैं कि आधिकारिक तौर पर 70,000 से ज़्यादा जानें जा चुकी हैं, जिनमें से ज़्यादा 2/3 से ज़्यादा लोग औरतें और बच्चे हैं और बहुत सारी लाशें अभी भी मलबे के भीतर दफन है। तो एक गाज़ा है जिसको हम फ़लस्तीन के हिस्से के तौर पर जानते हैं और दूसरा हिस्सा वो है जिसे हम वेस्ट बैंक के तौर पर जानते हैं और वेस्ट बैंक का भी वो हिस्सा जिसके भीतर कुछ हिस्सा इज़राइल ने कब्ज़ा कर लिया है, बहुत सारा हिस्सा एक्चुअली, और कुछ हिस्सा जो फ़लस्तीनी नक्शे में बचा है। आप लोग देख सकते हैं, शायद अब तक सभी ने देख लिया है कि कैसे पिछली सदी में सबसे बड़ी ज़मीन की लूट जो साम्राज्यवाद ने की, पूंजीवाद ने की, इज़राइल के ज़रिए, इज़राइल द्वारा फ़लस्तीन की ज़मीन पर कब्ज़ा किए जाने की लूट हुई है। तो हम अब देख सकते हैं कि नक्शे के भीतर अब चंद बिखरे हुए बिंदु हमें दिखाई देते हैं और एक तरफ एक छोटी-सी पट्टी दिखाई देती है। तो वो पट्टी जो है वो गाज़ा है, जिसे हम गाज़ा पट्टी भी कह सकते हैं, और बाकी जो गाज़ा से करीब 35 मील के फासले पर जॉर्डन की तरफ हम आते हैं तो सेंट्रल पैलेस्टाइन का जो इलाका था वहाँ पर अब बिखरे हुए छोटे-छोटे राम अल्लाह और जेरूसलम, बेथलेहम जैसे बहुत सारे छोटे-छोटे शहर हैं और इनके बीच-बीच में इज़राइल भी अपनी बस्तियाँ बसा चुका है। तो मैं जो है वो, ज़ाहिर है कि गाज़ा तक तो जाना पॉसिबल था नहीं, लेकिन मैं वेस्ट बैंक के कुछ शहरों और गाँवों में गया और मैं वेस्ट बैंक के उन इलाकों में रहा जहाँ फ़लस्तीनी लोग रहते हैं और कुछ उस हिस्से में भी गया जहाँ पर इज़राइली भी मौजूद हैं, लेकिन मेरा मुख्य जो 10 दिन वहाँ रहने का प्रवास था वो फ़लस्तीनियों के बीच ही रहा। तो वहाँ जाने का मकसद यही था कि वहाँ के हालात को समझना और वहाँ के संघर्षशील लोगों के साथ वहाँ के हालात को दुनिया के सामने लाकर बताना, ताकि उनके संघर्ष में हम अपनी हिस्सेदारी और मजबूती से निभा सकें। जी। ठीक आपने कहा, आपका ये अक्सर था और फिर आप अपना जीवन जोखिम में डाल के वहाँ पे गए। मैं तो ये कहूँगा, आपने वहाँ हाँ, मैं क्या-क्या ये किया? समझता हूँ कि मेरे सभी जो जितने चाहने वाले लोग हैं, उन सभी ने मुझे कहा कि ये बहुत खतरनाक है और उन्होंने अपनी तरह से रोकने की भी कोशिश की, परिजनों ने और जो खैरख्वाह हैं, दोस्त हैं, उन्होंने। लेकिन जो लोग आंदोलन के साथी हैं, वो उनके लिए ये ऐसा ही है कि जैसे एक अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा अर्थवान बनाने का एक अवसर मिला और वाह! उस अवसर से हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे उसमें जान ही क्यों ना चली जाए। हुँ। तो आप वहाँ की जनता से मिले, आपकी वहाँ उनसे क्या बात हुई? वहाँ के लोगों का जो प्रतिरोध है, संघर्ष है, वो उसको क्या सोचते हैं? और भारत सहित सारी दुनिया में उनके संघर्ष को किस तरह से देखा जाता है? क्या इसकी सूचनाएँ उन तक पहुँच पाती हैं? मैं चाहूँगा थोड़ा इस बारे में भी आप बताइए। जी, मैं इस सवाल पर आता हूँ, लेकिन उसके पहले संक्षेप में मैं दर्शकों के लिहाज से जो
शायद फ़लस्तीन के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को नहीं जानते, उस संघर्ष को, उनके लिए बताइए। ये बताना चाहूँगा कि फ़लस्तीन की लड़ाई या फ़लस्तीन का जो अभी मौजूदा तकलीफ़ें हैं, ये दुनिया के लगभग हर जगह पर जहाँ पर भी तकलीफ मौजूद है, वहाँ आपको अंग्रेज़ों की अंग्रेज़ी साम्राज्यवाद की फैलाई हुई वजहें मिल जाएँगी। ये उनके बोए हुए बीज हैं, नफ़रत के बीज, उनके बोए हुए घृणा के, लालच के बीज, जो जिनकी फसल आज बन गई है और पनप गई है, और जिसकी वजह से आज के लोग परेशान हो रहे हैं। निर्दोष लोग, मासूम लोग जो आपस में लड़ रहे हैं या उन्हें लड़ाया जा रहा है, और वे बेगुनाह मारे जा रहे हैं। जो संघर्ष की वहां की जनता को ताकत आई और तमाम प्रतिकूल स्थितियों के बावजूद वहां की यंग जनरेशन मोर्चा संभाल के बैठी है, तो वो ताकत क्या है? उस ताकत के पीछे के स्रोत क्या हैं? यानी किस तरह यंग जनरेशन फिलिस्तीन की अपनी स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रही है और हक की जो जमीन है उसको वापस लेना चाहती है। मैं चाहूंगा थोड़ा इस बारे में बताइए। जी जी, तो मैं जैसा बता रहा था कि जो अंग्रेजी साम्राज्यवाद ने जिस तरह जी के बीज वहाँ डाले, और वहाँ पर पहले से फ़लस्तीन की जो ज़मीन है, जो पश्चिम एशिया का जो इलाका है, वहाँ पर वो अरब का हिस्सा है, और अरब का मतलब एक इलाका है जहाँ पर लोग रहते हैं, चाहे वे किसी भी मज़हब के हों। जी तो यहूदी और ईसाई और जो मुस्लिम हैं, ये तीनों ही मज़हबों के लोग वहाँ पर पहले से रहते आए थे, और वो सब फ़िलिस्तीन के बाशिंदे थे और आपस में मिल-जुल कर रहा करते थे। लेकिन 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में, यानी 1870-80 के बाद में, यहूदियों को अंग्रेजी साम्राज्यवाद ने वहाँ पर एक लालच देना शुरू किया कि तुम्हारे लिए यहाँ एक मुल्क बनाया जा सकता है। और 1914 में पहला विश्व युद्ध हुआ था, और पहले विश्व युद्ध की समाप्ति के आसपास 1917 में आकर के आर्थर बाल्फोर नाम के एक ब्रिटिश शासक वर्ग के सदस्य थे, जिन्होंने बाल्फोर घोषणा पत्र जारी किया और ये आश्वासन दिया यहूदियों को कि यहाँ पर आपका देश बनाया जा सकता है। और ये फ़िलिस्तीन का इलाका है जहाँ पर कि यहूदियों को एक देश बनाने की अनुमति देने का उन्होंने एक डिक्लेरेशन घोषणा की, जबकि वो ज़मीन उनकी नहीं थी, उस ज़मीन पर पूरी तरह से नियंत्रण उनका नहीं था, या था भी तो कब्ज़े की तरह से था। और फिर पहले विश्व युद्ध की समाप्ति से लेकर के दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति तक, यानी 1946-47 आते-आते दुनिया के तमाम यहूदी लोग, क्योंकि आप जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध में यहूदियों को यूरोप के भीतर बहुत ज़्यादा पर्सिक्यूट किया गया था, बहुत ज़्यादा परेशान किया गया था, उनका कत्लेआम हुआ था, नरसंहार हुआ था। लाखों यहूदियों को हिटलर ने, नाज़ीवाद ने मार डाला था, और ऐसे में सारी दुनिया के यहूदियों के लिए एक सिंपैथी भी थी, और उनको कहीं जहाँ-जहाँ से भगाया गया था हिटलर के द्वारा और मुसोलिनी के द्वारा, या और जो यहूदी जो नाज़ीवादी और फासीवादी लोग थे उनके द्वारा, तो उनको कहीं पर शेल्टर मिले, कहीं शरण मिले, और इसलिए वो शेल्टर, चूँकि अंग्रेज़ों ने पहले से वो घोषित किया हुआ था, तो वे सब उस दिशा में फ़िलिस्तीन की तरफ चल दिए। और फिर 1948 में अंग्रेज़ों ने कहा कि अब हमसे ये मामला नहीं सँभल रहा है, तो जैसे वो भारत से गए, उसी तरह से उन्होंने फ़लस्तीन से भी अपना हाथ झाड़ लिया और संयुक्त राष्ट्र संघ को ये सौंप दिया कि ये मामला आप सँभालिए। संयुक्त राष्ट्र संघ को भी आप जानते हैं कि वो मुख्य रूप से साम्राज्यवादी देशों के द्वारा बनाया गया था और उन्हीं के नियंत्रण में था। तो उन्होंने जो वहाँ पर इंतज़ाम किया, वो इंतज़ाम ये था कि फ़लस्तीन जो उस वक़्त था 1948 में, उसका 55% हिस्सा इज़राइल नाम से उन्होंने यहूदियों के लिए कह दिया। जबकि उस वक़्त तक यहूदी फ़लस्तीन की आबादी का कुल जमा 10% थे, लेकिन उनको 55% हिस्सा उनके नाम सुपुर्द कर दिया, और बाकी हिस्सा 45% जो था वो वहाँ रहने वाले फ़लस्तीनियों को, जिनमें यहूदी भी थे, अरब भी थे, मुस्लिम भी थे और ईसाई भी थे, उनके ज़िम्मे छोड़ दिया।
तो ऐसे में जाहिर है कि ये बहुत ही अन्यायपूर्ण बंटवारा था, तो इसके खिलाफ युद्ध हुआ। और युद्ध हुआ तो चूंकि जो नया इजराइल बना था उसे अंग्रेजी साम्राज्य का समर्थन था, उसके पास हथियार थे और तरह तरह की प्रविधियां थी, तो उन्होंने जो 45% हिस्सा फलस्तीन को मिला था उसमें से भी लड़ झगड़ करके छीन लिया, और जो हिस्सा दूसरे मुल्कों के पास था फलस्तीन का, जॉर्डन के या इजिप्ट के, उनको भी अपनी ओर खींच लिया आगे कालांतर में। तो धीरे धीरे हमने ये देखा कि इजराइल ने वहां पर रहने वाले फिलिस्तीनियों की जगहों पर कब्जा किया, और जो 1948 में यूनाइटेड नेशंस ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो उनको जमीन दी थी उससे कहीं ज्यादा जमीन पर उन्होंने कब्जा कर लिया। और वो लगातार करते गए, क्योंकि युद्ध था तो युद्ध में जीतने के नाते वो जितनी जमीन और जीत लेते थे वो फिर अपने पास रख लेते थे, और उसमें कानून की और उन्हें सुनने की कोई जरूरत नहीं थी कि वो यूनाइटेड नेशंस के, तब से ही चली आ रही है यूनाइटेड नेशंस में उनके खिलाफ प्रस्ताव, लेकिन उन्होंने कभी इसकी परवाह नहीं की। और 1967 में आते आते जब फिर से एक बार फिलिस्तीनियों ने एक कोशिश की कि वो आज़ाद हो सकें, क्योंकि अब तक इजराइल ने फिलिस्तीनियों को अपना गुलाम बना लिया था, और ये गुलामी थोड़ी अलग किस्म की होती है, इसे सेटलर कॉलोनियलिज्म बोलते हैं, जहां पर के उपनिवेशवादी ताकतें आपसे आपकी संपत्ति, आपके नेचुरल रिसोर्सेज छीन करके कहीं और नहीं ले जाते, बल्कि वो वहां आकर के खुद रहने लगते हैं उस जमीन पर, और धीरे धीरे जो वहां के स्थानीय निवासी हैं उनको खत्म करते जाते हैं। तो सेटलर कॉलोनियलिज्म की ये एक विशेषता होती है कि वो वहां स्थानीय आबादी का समूल नाश करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो वो एक स्थिति रही, और अब आकर के हम अभी जो देखते हैं इसके विरोध में फिलिस्तीनी लोग लगातार अपनी लड़ाई लड़ते रहे हैं। मौका बमौका आपको कभी यासिर अराफात के नेतृत्व में लड़ाई सुनने को मिलती है, कभी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के नेतृत्व में, कभी आपको एडवर्ड सईद का नाम सामने आता है, कभी गसान कनाफानी का। ये सब लोग जो है फलस्तीनी संघर्ष के प्रतिनिधि नाम हैं। और हाल में जो गाजा में 2023 में हुआ, वो गाजा के भीतर रहने वाले फलस्तीनी लोगों के द्वारा एक प्रतिरोध था कि उन्हें, आपको याद है कि 2023 के पहले 2020 आया था, और 2020 महामारी का साल था, और महामारी के साल में अगर आपको याद हो तो किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि की बात की जा रही थी। और गाजा जो है वो एक इतने छोटे से इलाके के भीतर इतने लाखों लोगों को उन्होंने कैद करके रखा हुआ है, वो एक तरह से वहाँ कोई सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह मौजूद नहीं थी, लेकिन लोग लगभग भूल गए थे कि फिलिस्तीन का मुद्दा भी कोई मुद्दा है। ये बात मैं पहले भी आपके चैनल पर कह चुका हूँ, और तब वापस लोगों की स्मृति में अपनी परेशानी को लाने के लिए भी, और इजराइल को ये चेतावनी देने के लिए भी कि जंग अभी जारी है और तुम ऐसा जुल्म करते नहीं रह सकते, इसका एक संकेत देने के लिए हमास ने 7 अक्टूबर को जो हमला किया 2023 में इजराइल के ठिकानों पर, वो ठिकाने भी अगर आप देखेंगे तो वो ठिकाने थे जहां से फलस्तीनियों को उजाड़ करके जो नए लोग ला करके बसाए हैं इजराइल ने, वो उन इलाकों पर उन्होंने हमला किया था खास तौर से। हालांकि उनके जो मिसाइल्स थी, उनके रॉकेट्स थे, वो इतने अपरिपक्व थे और प्रोफेशनल नहीं थे, लेकिन वो जज्बा था जिसके जरिए वो प्रतिरोध करना चाहते थे। बताते हैं मुझे, फिलिस्तीन में लोगों ने बताया कि उनके आधे रॉकेट तो उनके अपने गाजा के भीतर ही गिर गए थे। तो एक बात और जिसकी तरफ मैं अपने आप सब साथियों का ध्यान खींचना चाहता हूं वो ये है कि ये 2023 की अक्टूबर से लोग कहते हैं कि अगर हमास ने ऐसा न किया होता तो फिलिस्तीन में आज जो हो रहा है नरसंहार, वैसे नरसंहार की नौबत नहीं आती, और इजराइल और उस फिलिस्तीन के बीच में पीस बनी रहती, शांति बनी रहती। तो पहली बात तो ये कि 7 अक्टूबर के पहले शांति नहीं बनी हुई थी, बात केवल इतनी थी कि वहां वैसा नरसंहार नहीं हो रहा था जैसा अभी हो रहा है। लोग रोज मारे जा रहे थे, लोगों के साथ में रोज नस्ल भेदी व्यवहार किया जा रहा था, अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा था। जो
जिस तरह का नस्ल भेद वहाँ किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन तो लोगों की हालत खराब थी और लोगों ने उसका प्रतिरोध किया। वो तारीख 7 अक्टूबर नहीं होती तो 10 अक्टूबर होती, या 15 होती, या 20 होती। वो अक्टूबर नहीं होता तो फरवरी होता, मार्च होता, कुछ भी होता। तो एक तो ये था कि लोगों को प्रतिरोध करना था, क्योंकि उनकी पीठ दीवार से लग चुकी थी। और दूसरी बात ये थी कि इजराइल को बड़े पैमाने पर आबादी का सफाया करने के लिए फ़लस्तीनियों की कोई ना कोई बहाना चाहिए था। तो उनके लिए वो बहाना 7 अक्टूबर बन गया और उन्होंने बड़े पैमाने पर उसके बाद कत्लेआम किया, जिसका कि हम लोग रोज़ अखबारों में देखते आ रहे हैं। जो बात आपने कही कि फ़लस्तीन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सॉलिडेरिटी की खबरें होती हैं वो पहुँचती हैं कि नहीं पहुँचती, मेरे ख़्याल में नहीं। यानी फ़लस्तीन के हालात जब हम जैसे लोगों तक भी पूरी तरह पर नहीं पहुंच पाते, जो आज़ाद मुल्कों में बैठे हुए हैं जिनके पास मीडिया मुहैया है, तो फ़लस्तीन के भीतर तो मीडिया पर और तमाम तरह की चीज़ों पर बहुत सारी पाबंदियां हैं। तो उन तक तो हम, लेकिन वो लोग लड़ रहे हैं इसलिए क्योंकि मुक्ति उनका स्वप्न है और स्वप्न को वो देखते रहना चाहते हैं और उसकी खातिर लड़ना चाहते हैं। तो वो आज़ादी, जब एक परिंदे के लिए भी एक एक बेजुबान जानवर के लिए भी आज़ादी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप किसी को रस्सी से बांध दें तो वो परेशान होता है। तो इसलिए उनके साथ में किया जाने वाला व्यवहार वो बर्दाश्त नहीं करना चाहते। वो एक आज़ाद, इज़्ज़त भरी ज़िंदगी अपने लिए भी चाहते हैं और ये उनकी लड़ाई है। आपने ठीक कहा कि ज़्यादा बताएँ। मैं चाहूँगा कि आपकी यात्रा के कुछ संस्मरण सुनाइए आप। वहाँ आप किन-किन क्षेत्रों जी, में तो गए सबसे पहले और जी। जी, मैं वहाँ जी, गया तो मैं वहाँ पर किसानों से मिला, मैं वहाँ के दुकानदारों से मिला जो फ़िलिस्तीनी थे। मैं वहाँ के नौजवानों से, विद्यार्थियों से मिला, लड़कियों से, छात्रों से, महिलाओं से, उनसे मुलाकात हुई। मेरी वहाँ के एक्टिविस्ट साथियों से मुलाकात हुई और ये मुझे जानकर और भी अच्छा लगा कि वहाँ जो लोग एक्टिविस्ट हैं, जो फ़लस्तीनियों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनमें केवल फ़लस्तीनी लोग ही शामिल नहीं हैं, बल्कि इज़राइल के नागरिक भी, ऐसे नागरिक जो जागरूक हैं और इंसानियत पसंद हैं, वे भी इस लड़ाई में शरीक हैं और वो उनके लिए लड़ते हैं। मैं अपने दर्शकों बिल्कुल। को बताना चाहूँगा कि वो आंद्रे एक्स नाम से अगर ढूँढेंगे ट्विटर पर या इंटरनेट पर, गूगल पर, तो उन्हें एक नौजवान इंजीनियर जो रूसी मूल के हैं, उनकी जानकारी मिलेगी, और जो एक स्वतंत्र पत्रकार के तौर पर हैं और इज़राइली नागरिक हैं। उनके पास इज़राइली नागरिकता है, लेकिन वो इज़राइल के खिलाफ अपना नागरिकता का पहचान पत्र आगे रखते हुए फ़िलिस्तीनियों की रक्षा कर रहे हैं और फ़िलिस्तीनियों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि बढ़िया, जब मैं यहाँ फ़िलिस्तीन आया, रूस से जब मैं फ़िलिस्तीन आया, तो मुझे ये देख कर के बहुत ही दुःख हुआ कि इज़राइल के नागरिक होने के नाते मुझे विशेष अधिकार प्राप्त हैं कि मैं फ़िलिस्तीनियों के साथ दुर्व्यवहार कर सकूं, और ये देख कर के मेरा मन इनके साथ इनकी लड़ाई में शामिल होने को हुआ। और ऐसे अनेक और लोगों से भी मैं मिला जो जो बेहतर ज़िंदगी का रास्ता चुन सकते थे, चुपचाप देश से बाहर जा सकते हैं। उनके पास में बहुत सारे अवसर मुहैया थे, लेकिन उन्होंने तय किया कि वो वहीं रहेंगे और वहाँ रहना, टू स्टे इज़ टू फाइट, टू स्टे इज़ टू प्रोटेस्ट। फ़िलिस्तीन में वो यही चाहते हैं कि आप छोड़ कर के भाग जाएँ, आप छोड़ कर के दूसरे मुल्कों में चले जाएँ और आप शरणार्थी बन जाएँ। लेकिन वो जो लोग हैं वहाँ पर डटे हुए हैं और वहाँ रहना भी अपने आप में प्रतिरोध की एक बहुत बड़ी लड़ाई है। क्योंकि जहाँ आपको ये नहीं पता है कि कब आपके घर पर बम गिर सकता है, कब टैंक आपका घर तोड़ सकता है, और ये रोज़ हो रहा है। अगर आप में से कोई भी फ़िलिस्तीन के अखबार जो हारित्ज़ हैं या जेरूसलम पोस्ट हैं, ऐसे अखबारों को या इंटरनेट पर फ़िलिस्तीन की खबरों को फ़ॉलो करें, तो आप देखेंगे कि रोज़ वहाँ पर नई-नई अवैध बस्तियाँ इज़राइलियों की बसाई जा रही हैं। इनके खेत उजाड़ करके फ़िलिस्तीनियों के,
इनके खेतों को, जो इनके जैतून के खेत होते हैं, उनको उनके पेड़ों को जलाया जा रहा है, काटा जा रहा है। जो बेदुइन लोग हैं उनसे मैं मिला, जो वहाँ के आवारा जो वहाँ के बंजारे होते हैं, जो अरबी रेगिस्तान के बंजारे हैं, नोमैड्स हैं, वो लोग उनको खदेड़ा जा रहा है कि वो पूरी बस्तियां खाली कर दें। उनका पानी लूटा जा रहा है, उनका पत्थर लूटा जा रहा है, उनकी मिट्टी लूटी जा रही है, उनके जैतून की फसलें लूटी जा रही हैं, उनका भविष्य लूटा जा रहा है, उनका वर्तमान लूटा जा रहा है। और इस सब के खिलाफ फिलिस्तीन के लोग वो लड़ रहे हैं, जो फिलिस्तीन में मौजूद हैं वे भी, और जो फिलिस्तीनी हैं और फिलिस्तीन के बाहर हैं वे भी। और आप देख रहे हैं कि पूरे यूरोप के भीतर किस कदर, आज ही स्पेन के भीतर बहुत जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है, हर देश के भीतर जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग फिलिस्तीनियों के संघर्ष में उनके साथ आ रहे हैं और सरकारों पर दबाव डाल रहे हैं कि उनकी सरकारें इजराइल के साथ अपनी नजदीकी दूर करे, अपनी नजदीकी बंद करे। हिंदुस्तान में हमेशा से ये संघर्ष बहुत तेज होते आए थे, लेकिन फिलहाल जो सरकार यहाँ मौजूद है, उस सरकार की इजराइल से नजदीकियां लगातार बढ़ती गई हैं, क्योंकि यहाँ की जो सरकार है, मौजूदा सरकार, वो भी भेदभाव में यकीन करती है, इंसानियत के आधार पर लोगों को एक नहीं मानती, बल्कि वो कभी हिंदू मुसलमान, कभी हिंदू ईसाई, और फिर जात के नाम पर और तमाम चीजों के नाम पर भेदभाव करने में यकीन करती है। तो इसलिए जो इजराइल की मौजूदा सरकार है, उसके साथ में इनकी नीतियां काफी मेल खाती हैं, और ये काफी सारे व्यापारिक समझौते और सब चीजें इजराइल के साथ कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे देशों की सरकारों ने इजराइल के साथ अपने रिश्ते खत्म किए हैं, और या फिर वहाँ जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है, लोग सड़कों पर हैं, लाखों लोग। हमारे देश में फिलिस्तीन के हक में अगर हम सड़कों पर प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, तो हिंदुस्तान की पुलिस डंडे मार रही है, थानों में बंद कर रही है, ये अनुमति नहीं दे रही है, और इस तरह के हालात बढ़ते जा रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सरकार पर ये दबाव डालें कि हम फिलिस्तीनियों के संघर्ष में, हिंदुस्तान का जो ऐतिहासिक रोल रहा है, महात्मा गांधी से लेकर के सभी लोगों का अभी तक, उस संघर्ष को हमें जारी रखना। नहीं, आपने ठीक कहा। यहाँ मैं वहां के संबंध में 2-3 बातें कहना चाहूंगा कि जब वहाँ जीवन इतना अस्त व्यस्त है, हालात इतने बदतर हो गए हैं, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की क्या स्थिति है, बताइए। कि मैं आपको, जैसे मैंने बताया था कि गाजा और वेस्ट बैंक दो अलग अलग तरह के इलाके हैं, और गाजा तो चूंकि मैं जा नहीं सकता, लेकिन वेस्ट बैंक जो है वो अपने आप में एक ऐसी जगह है जहां पर कि आप सोचते हैं कि अरे फिलिस्तीनी लोग बहुत बुरे हालात में हैं, लेकिन वो आर्थिक रूप से, क्योंकि वो जैतून की खेती में हैं और वेस्ट एशिया में उनकी मौजूदगी है, उनके पास वो बेतलहम वगैरह, जो उनकी सारी दुनिया के तीर्थयात्री वहां पहुंचते हैं, क्योंकि बेतलहम में ईसा मसीह का जन्म स्थान माना जाता है, और जेरूसलम में भी इस्लाम और ईसाइयत के मानने वाले तमाम दुनिया भर के लोग पहुंचते हैं। तो आर्थिक हालात इन दोनों जगहों पर कम से कम मुझे बेहतर दिखे लोगों के। वहाँ यूनिवर्सिटी है जहाँ पर बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। हालांकि मुझे पता चला कि इसी साल की शुरुआत में टैंकों से हमले हुए, गोलियां चली, करीब खिड़कियों के कांच फूटे उनसे, और जो स्टूडेंट्स थे वो डर के कई महीनों तक अपने घरों में दुबके रहे, यूनिवर्सिटी बंद रही। लेकिन इस सब के बावजूद ये वो काम है जो वो कर सकते हैं, और इसलिए जो वहाँ के नौजवान हैं वो पढ़ाई के लिए बहुत संजीदा है। आपको मैं एक जेनिन रिफ्यूजी कैंप में मैं गया था, और वहाँ का रिफ्यूजी कैंप वैसा कैंप नहीं है जैसा शरणार्थी शिविर हम सोचते हैं कि तंबू लगे हुए हैं और उनमें लोग ठुसे हुए हैं। ये रिफ्यूजी कैंप बहुत पुराना 1948 के बाद का या 67 के बाद का है, जहाँ पर की बहुमंजिला इमारत बनी हुई है जिसमें कि लोग हैं। लेकिन वहां का बताते हैं कि करीब 40,000 लोगों को बेघर कर दिया था अचानक से बुलडोजर ला करके,
एक तरह से एक छोटा-मोटा शहर उन्होंने ज़मींदोज़ कर दिया और वो सब लोग फिर जो बाकी की बची हुई इमारतें थी, उनमें जाकर के एक-एक कमरे में 8-8, 10-10 का परिवार रहने लगा। तो ये जो जेनिन रिफ्यूजी कैंप में जब हम गए तो वहाँ पर जो बच्चों ने, जो नौजवान बच्चे थे, उन्होंने जब अपनी आपबीती बताई, तो वो बताते-बताते कई बच्चे रोने लगे और उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल तोड़ दिए गए। हमारा स्कूल पहले नज़दीक था, उसमें हमारे जो दोस्त थे हम उनसे मिला करते थे, अब हमारे दोस्त पता नहीं कौन-सी जगह पर, कौन-सी बस्ती में, कौन से राहत शिविर में भेजे गए हैं, ये भी हमें नहीं पता। तो हमारी दोस्तियाँ टूट गई हैं, लेकिन फिर भी हम पढ़ाई कर रहे हैं। हम पढ़ने में बहुत अच्छे थे लेकिन अब हम अपना उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे क्योंकि हमारे दिमाग और दिल जो है वो काफ़ी दहशत से और गुस्से से भरे हुए हैं। लेकिन फिर भी हम पढ़ रहे हैं क्योंकि पढ़ना एक तरह से अगर आप देखें तो इनके इनके वश में है जिससे कि ये आज़ादी का ख्वाब देख सकते हैं और अपनी बात दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। और यहाँ पर मैं ये बात याद करना चाहूँगा कि चाहे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ हो और चाहे हिंदुस्तान में कश्मीर हो और चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के सूबे हों, मणिपुर हो, इन सब जगहों पर जो नौजवान पीढ़ी है, वो सोचती है कि अगर हमें अपने अपने हालात को बेहतर करना है तो पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए इतनी मुश्किलात के भीतर भी आप देखेंगे कि कश्मीरी रिज़ल्ट्स जो हैं, वो तमाम और बहुत सारे सूबों से ज़्यादा अच्छे आते हैं। कश्मीर के बच्चे इंजीनियरिंग में, मेडिकल में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं। इसी तरह से जो उत्तर-पूर्व के सूबों के लोग हैं वो भी, और छत्तीसगढ़ के हमारे आदिवासी लोग जो जिन्हें अब पढ़ने का मौका मिल रहा है, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाई में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक तरह से अपने अपने लोगों की मदद करने के लिए अपने ख्वाब को ज़िंदा रखने की भी कोशिश रहती है। तो नौकरियों बहुत का तो बात वहाँ सवाल नहीं है, केवल पैलेस्टीनियन एडमिनिस्ट्रेशन के भीतर चंद नौकरियाँ रहती हैं। तो रोज़गार की हालत बहुत ख़राब है। अधिकतर लोग पढ़ाई-लिखाई के बाद बाहर के देशों में, यूरोप के देशों में या अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड इत्यादि जगहों पर जाते हैं। लेकिन वो अपने-अपने दिल के भीतर फ़लस्तीन लेकर के जाते हैं और उस फ़लस्तीन की लड़ाई को अपने सीने में साथ लेकर के जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि इसीलिए फ़लस्तीन में, जैसा मैं समझता हूँ कि फ़लस्तीन नक्शे में भले ही ना दिखता हो, फ़लस्तीन का वीज़ा नहीं मिलता, वीज़ा आपको इज़राइल देता है, फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर रखा है, लेकिन फ़लस्तीन लोगों के दिलों में रहता है और वो फ़लस्तीन इंसाफ़ पसंद लोगों का फ़लस्तीन है। क्योंकि इज़राइल जिस तरह की पीढ़ी को तैयार कर रहा है, वो लालच पर आधारित है, वो एक-दूसरे की छीना-झपटी पर है। वहाँ 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 आप सोचिए उस समाज के जीवन मूल्य क्या होंगे जो छीना-झपटी पर ही बन रहा है। वहाँ बच्चे अपने माता-पिता की क्या इज़्ज़त करेंगे जो जो ये जानते हैं कि इन्होंने दूसरे के हिस्से का खेत छीना है, जिन्होंने दूसरे के हिस्से की ज़मीन छीनी है, जिन्होंने दूसरे के हिस्से की ज़िंदगी छीनी है और उनका पानी छीना है, उनकी हवा छीनी है। तो सबसे बड़ी लूट वो जो है वहाँ, आप वेस्ट एशिया के बारे में दर्शक जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी लूट है वहाँ पानी की। और जो बर्बरता की हद है, पराकाष्ठा है, वो ये है कि इज़राइली बस्तियाँ अपना जो शौच और मल का जो एक्सक्रीटा है, जो जो उनका अपशिष्ट निकलता है, जो वो फ़लस्तीनी बस्तियों में और फ़िलिस्तीनी इलाके में छोड़ते हैं। यानी और इसके खिलाफ कोई अदालत उन्हें इंसाफ नहीं दे सकती। अदालतें हैं लेकिन इंसाफ वहाँ से मिलना बहुत नामुमकिन सी बात है। तो मैं फ़िलिस्तीन के भीतर नाब्लुस में और जेरिको में और जॉर्डन वैली में, जो बहुत रेगिस्तानी इलाके हैं वहाँ पर, और जहाँ पर खेती होती है सब्जियों की और जैतून की, इन इलाकों में मैं गया और वहाँ के लोगों से मिला। वहाँ सब जगह पर ज़िंदगी मुश्किल है क्योंकि अनिश्चितता वहाँ की सबसे बड़ी निश्चित बात है। रोज़ कल आपका घर रहेगा कि नहीं, कल आप जिस सड़क से आप गए हैं वही सड़क से आप लौट पाएँगे कि नहीं, क्योंकि इतने चेक पॉइंट्स लगाए हुए हैं। इतने चेक पॉइंट्स लगाए रहते हैं कि केवल बेथलेहम शहर में 67 जगह पर गेट बना रखे हैं। अगर कोई
बंदा एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाना चाहे और जो मुश्किल से 200 मीटर या आधा किलोमीटर की दूरी पर है, तो उसके लिए उसको 3 घंटे तक रोका जा सकता है, 4 घंटे तक रोका जा सकता है। बीच का गेट कभी भी बंद होगा और वो इज़राइली फ़ौजियों की मर्ज़ी पर मुनहसर है कि वो कब खोलें। और खोलते वक़्त वो तरह-तरह के आईडी कार्ड्स होते हैं, वो आईडी कार्ड्स चेक करेंगे। अब आप अगर फ़लस्तीनी हैं, तो आप इज़राइल के इलाकों में नहीं जा सकते। और जो मैंने शुरू में कहा था कि अपार्थाइड जो नस्ल भेद है, उसका शायद सबसे बुरा रूप हमारे ज़माने में नहीं होना चाहिए था, लेकिन है, वो है इज़राइल। वहाँ पर फ़लस्तीनियों को उनकी नंबर प्लेट्स अलग हैं, उनके लिए सड़कें अलग हैं। जो फ़लस्तीनी हैं, वो इज़राइल के लोगों की सड़कों पर नहीं आ सकते, उन बस्तियों में नहीं जा सकते, जबकि इज़राइली लोग कहीं भी जा सकते हैं, खैर, उनको अपनी तरह की सुविधा है। लेकिन फ़लस्तीनी लोगों के लिए सड़कें अलग हैं, उनकी गाड़ियों के लिए सड़कें अलग हैं और वो यानी इस हद तक नस्ल भेद वहाँ पर है कि हमने ये केवल किताबों में ही पढ़ा था या सुना था। बहुत मेरे दुखदायक लिए अपनी आँख से उस सब को देखना एक बहुत बड़ी बात है। बहुत दुखदायक स्थिति है। तो आपसे कॉमरेड जो आज बातचीत हुई, ये बातचीत निश्चित रूप से फिलिस्तीन के साथ हम सबकी एकजुटता को और ज़्यादा मजबूत करने में इसकी एक बड़ी भूमिका होगी और इस बातचीत के माध्यम से हम फिलिस्तीन के पक्ष में सारी दुनिया भर में हक की जो आवाज़ है, उसको हम और ज़्यादा प्रभावी ढंग से कर पाएँगे। और मैं तो कहूँगा, जी। मैं तो वहाँ जाने के लिए आपको सैल्यूट करता हूँ कि ये आपके जीवन का एक बड़ा महत्वपूर्ण काम हुआ। आप वहाँ गए और आपने वहाँ जाके इस तरह अपना जीवन और बेहतर ढंग से सार्थक किया। इसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई। और मैं समझता हूँ कि टाइम हो जी, बहुत शुक्रिया। गया है। अगर कोई और ख़ास बात आप कहना चाहें तो बताइए, हम नहीं तो हम लाल सलाम के लोगों से लाल सलाम बोलते हैं। जी, कॉमरेड। मैं बस कोई ये और अपने सभी दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि अ, इस दुनिया में अगर हम लोग न्याय की उम्मीद करते हैं, इस दुनिया को अगर हम बेहतर बनाने की उम्मीद करते हैं, तो फ़िलिस्तीन के संघर्ष के साथ अपने आप को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। हम जी, इज़राइल जैसी जगह बिल्कुल नहीं चाहते जो दूसरे लोगों के उस पर कब्ज़ा करे, हक को मारे और हमें अपनी सरकारों पर, अपने-अपने लेवल पर हम जानना ही अपने आप में प्रतिरोध के साथ खड़ा होना। अगर आप फ़िलिस्तीन से के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उनकी कहानियों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, उन कविताओं को पढ़ने की कोशिश करेंगे, उनकी ज़िंदगियों को जानने की कोशिश करेंगे तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा समर्थन होगा और ज़रूर ही जब जानेंगे तब हम साथ में खड़े भी होंगे और जो लोग इज़राइल के साथ खड़े हैं, उनके खिलाफ भी हम खड़े होंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छी बात। तहे दिल से शुक्रिया कॉमरेड विजय तिवारी, आपको लाल सलाम। और लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले इस जन आंदोलन में शामिल सभी साथियों को लाल सलाम। इनकलाब ज़िंदाबाद, लड़ेंगे और जीतेंगे। लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। जी, लाल सलाम।